वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज का मेरा सेशन है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज मैं बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को मैं इकोनॉमी में डिस्कस कर चुका था, लेकिन जब हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो एक नए सिनेरियो के अंदर हम इसे पढ़ते हैं, ये इसकी स्टडी करते हैं। बेसिकली अगर हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कह लें आप इसे, या इसे कर्व कह लें, ये दोनों चीज़ें एक ही टर्म से निकली हुई हैं, माखूज हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी, तो बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में किस तरह से ट्रीट करता है। बेसिकली देखें वो पहले कहता क्या है, उस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहता क्या है। ये रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट, यानी आप जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट निकाल सकते हैं दो कमोडिटीज के दरमियान में, ठीक है। यानी इसमें ये कहता है कि आपका जो देखें, एक कमोडिटी, आप दो कमोडिटीज बना रहे हैं, ठीक है, उसमें से एक कमोडिटी का आउटपुट ज्यादा है, दूसरी कमोडिटी का आउटपुट कम है। तो जो जो अपनी स्टेट्स हैं, जिन जिन स्टेट्स के अंदर से ये वेरीफाई करता है, जिन जिन स्टेट्स के अंदर से ये मूव करता है, ये वो तमाम स्टेट्स को यहाँ वेरीफाई इस तरह से करते हैं हम कि देखें, एक मैंने वही कहा ना कि दो कमोडिटी एक कंट्री में बन रही हैं, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर एक कमोडिटी बहुत ज्यादा बन रही है और एक कमोडिटी कम बन रही है। तो कोशिश करनी चाहिए जो कंट्री कम बना रहा है वो उसकी किसी और कंट्री से मदद ले ताकि वो उस चीज को पूरा कर सके। जैसे लेट सपोज मेरे पास 4 गाड़ियों की डिमांड है और मेरे एक जो है नेबर कंट्री या नेबर कंपनी है वो जो है वो 5 गाड़ियां बनाती है, ठीक है, और मुझे मंथली या वीकली 4 गाड़ियां चाहिए। अब वो 8 गाड़ियां बनाती है, उसकी डिमांड जो है वो 6 है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उससे 2 गाड़ियां लेकर आप अपनी 4 गाड़ियों को कंप्लीट करो ताकि आपकी 6 की डिमांड पूरी हो जाए। तो बेसिकली ये बात करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये कहता है कि किसी भी इकोनॉमी के सिस्टम के अंदर आपके पास जो है वो प्रोडक्शन है, आपके सिस्टम में प्रोडक्शन मौजूद है। अब प्रोडक्शन में क्या है, आप उसके बेनिफिट्स देखते हो कि ये प्रोड्यूस करने के बाद मुझे क्या क्या बेनिफिट्स हासिल होंगे। लास्ट सेशन के अंदर मैंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिस्कस किया था और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ रिलेटिव कमोडिटी प्राइस को डिस्कस किया था। तो इस सेशन के अंदर जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये चीज डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपका जो सिस्टम है वो किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं कि दो कमोडिटीज और दो चीजें, देखें दो कंट्रीज हमारे कैसे हो गए, हमने एक कंट्री का नाम रख दिया ए, एक कंट्री का नाम रख दिया बी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उन दोनों को क्या किया कि उनकी दो गुड्स भी ले ली हमने, एक एक्स और एक वाई। अब अगर ये जो हम पीपीएफ बनाएंगे, जब हम पीपीएफ शो कराएंगे तो पीपीएफ में ये बताया जाएगा कि एक्स और वाई की कमोडिटी, दोनों की कमोडिटी जो बन रही है कंट्री के अंदर, वो हमारे लिए कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है, कितनी एफिशिएंटली हम उसके ऊपर काम कर पा रहे हैं, ये चीज यहाँ डायग्नोज करता है पीपीएफ। यानी पीपीएफ जो हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें ये पता चल जाए कि पीपीएफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कैसे काम कर रहा है, ठीक है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं तो अब हम कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर बात करते हैं तो हमें ये चीज समझ आ जाती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम उसके मीन थ्योरी को देखते हैं, उसकी थ्योरी के अजम्पशंस को देखते हैं, तो हमें ये बात समझ में आ जाती है कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह से गवर्न कर रहा है। हम एक कांस्टेंट प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। हमारी जो स्पेशलिटीज होती हैं, स्पेशलिटीज के ऊपर हम क्या करते हैं, हम उससे प्रोडक्शन अपनी बढ़ा सकते हैं। तो हमें ये करना चाहिए कि हमें जो कंट्री अच्छी प्रोड्यूसर है, यानी किसी चीज को ज्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमें उससे उस चीज को हासिल करके अपनी जरूरत को पूरा करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी जरूरत पूरी नहीं होगी तो ऑलमोस्ट हमारे कंट्री के अंदर क्या होगा, गैप रह जाएगा। जब गैप रह जाएगा तो ऑलमोस्ट हमें उसको किसी ना किसी से यूज करना पड़ेगा। इसकी मिसाल कुछ यूं दे सकते हैं कि एक कंट्री जो है वो 5 किलो गंदम बनाता है, 5 किलो गंदम उगाता है, या 5 किलो गंदम की उसकी ग्रोथ है, और उसकी डिमांड है 10 किलो गंदम की। अब उसका नेबरिंग कंट्री जो है वो 8 किलो गंदम बनाता है जिसकी 4 किलो डिमांड है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, वो अपने जो 4 किलो गंदम की डिमांड वाला कंट्री है उसकी 4 किलो गंदम एक्सपायर है, वो रिसोर्स आया हो रही है, तो वो क्या करेगा, वो उसकी वो रिसोर्स को यूज कर लेगा अपने पास, और इसी तरह वो अपनी किसी कमोडिटी को इसके साथ रिप्लेस कर लेगा, जिससे इसकी भी रिसोर्सेज जाया नहीं होंगी और उसकी भी रिसोर्सेज जाया नहीं होंगी और रिसोर्सेज में बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। ये बात यहाँ समझने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को यहाँ पीपीएफ शो कराता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के सिस्टम को। फिर स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड,
आपके पास जो है वो किसी चीज के अंदर आपकी स्पेशलाइजेशन, यानी आप किसी चीज में महारत रखते हो। आपकी एक कंट्री जो है वो बहुत चीजें किसी चीज की प्रोडक्शन में महारत रखती है, तो वो क्या करता है, वो कंपैरेटिवली उसकी एडवांटेज को चेक करेगा। ये पीपीएफ से शो कराया जाएगा आपको कि इसकी एबिलिटी क्या है प्रोड्यूस करने की, वो कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को किस तरह से डील कर पाता है, वो किस तरह से दो कंट्रीज के दरमियान बेनिफिशियल साबित होगा। देखिए बेसिकली अगर हम इकोनॉमिक्स के लेवल में बात करते हैं, इकोनॉमी कहता है कि जब आप ओवर प्रोडक्शन करते हो तो उससे क्या होता है, उससे आपकी रिसोर्सेज जाया हो जाती हैं। तो अगर आप उस ओवर प्रोडक्शन को यूटिलाइज कर लोगे इंटरनेशनली किसी और कंट्री के साथ ट्रेडिंग करके, तो आपका क्या होगा, आपका वो जो गैप आ रहा होगा या आपका जो रिसोर्सेज होंगी जो जाया हो रही होंगी वो जाया होने से बच जाएंगी। तो ये कंडीशन यहाँ पर आपको वेरीफाई कराती है कि स्पेशलाइजेशन ऑफ ट्रेड किस तरह से मुमकिन बन सकती है, या स्पेशलाइजेशन ऑफ ट्रेड को किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, किस तरह से डील कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम उसके बाद बात कर लेते हैं गेन फ्रॉम ट्रेड। अब हमारे पास क्या होता है, हमने इससे क्या करना होता है। देखिए अगर मेरे मुल्क में 5 किलो गंदम उगाने का एक तरीका मौजूद है और मेरी डिमांड 10 किलो है, और मैं क्या करता हूँ, मैं 8 किलो बनाने वाले की 3 किलो डिमांड है, तो मैं उससे 5 किलो गंदम अपने मुल्क में लेकर अपनी मांग को पूरा कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, इससे मेरी रिसोर्सेज ज़ाया नहीं होंगी, और जो दूसरा मुल्क है जहाँ पर 4 किलो या 3 किलो उसकी डिमांड है, ठीक है, उस कंट्री के पास क्या होगा, उस कंट्री के पास भी उसकी रिसोर्सेज ज़ाया नहीं होंगी, उसकी ज़मीन, उसका काम। इससे उसे क्या होगा, उससे उसे फाइनेंशियली ग्रूम हो जाएगा, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएगा, उसकी करेंसी में वेट आएगा जब आप अपनी करेंसी से पे करोगे। ठीक है, अगर करेंसी नहीं भी पे करते हो तो आप गुड्स पे देख लेते हो, बार्टर सिस्टम के ऊपर भी देख लेते हैं, तो बार्टर ट्रेड के ऊपर भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इससे क्या होता है, इससे आपको रिप्लेस करने में, अपनी चीजों को रिप्लेस करने में आसानी हो जाती है, जिससे ये चीज आपको समझ आ जाती है कि आपकी जो ट्रेड है उससे आप क्या क्या फायदे ले सकते हो, क्या क्या फायदे हासिल कर पाते हो या कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट आपके लिए क्रिएट करता है ट्रेड से ग्रेन करने के लिए। ये भी पीपीएफ के थ्रू आप शो कर सकते हो। पीपीएफ कर्व आपको ये चीज शो कराता है कि आपका जो गेन है वो किस तरह से दोनों ममालिक के बीच में होगी। फिर अगर बात कर लेते हैं शेप ऑफ पीपीएफ। अगर अब हम शेप ऑफ पीपीएफ पे बात कर लेते हैं, पीपीएफ का जो शेप है वो टिपिकली जो है वो जाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेट लाइन होती है वो जब इंडिकेट करती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, जबकि रिमेन कांस्टेंट हो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी देखें। और उसके अलावा वो रिफ्लेक्ट जब करती है जब आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो इजीली आपके पास आप यूज कर सको, यूटिलाइज कर सको, तब आपके पास ये जो है स्ट्रेट लाइन में आती है। तो अब अगर हम देख लेते हैं इसको यहाँ पर, तो ये क्या करता है, इसका शेप कुछ इस तरह से बन जाता है पीपीएफ का, कि इसमें ये कंडीशन आ जाती है कि आपका जो कर्व लाइन होता है, कर्व लाइन आपका बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट कर देता है, टेंशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो पीपीएफ का शेप है वो डाउनवर्ड चला जाता है। ठीक है, तो शेप ऑफ पीपीएफ इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि जब हम बात करते हैं दोनों की अपॉर्चुनिटी के ऊपर, जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर बात करते हैं, जब दोनों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं, तो हमें ये बात पता चल जाती है कि अगर रिसोर्सेज आपकी वो जो है रिसोर्सेज सही से यूटिलाइज हो रही हैं दोनों मुल्कों की, और दोनों मुल्कों के मफाद में है, तो पीपीडी कर्व जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, वरना वो जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर शो कराया जाता है, जिससे ये होता है कि वो बेनिफिशियल होता है, ना वो बेनिफिशियल होता है, ना वो ज्यादा कैरीड होता है। तो ये दोनों के दोनों डायनामिक पोजीशन में आ जाते हैं। फिर अगर हम इसमें बात कर लेते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज, अगर हम कंपैरेटिव एडवांटेज पे पीपीडी यानी पीपीएफ को रख कर देखें, तो पीपीएफ हमें ये सिखाता है कि कंपैरेटिव एडवांटेज, यानी हमारा जो कंपैरेटिव एडवांटेज का कंसेप्ट था बेसिकली, जो हमने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया था कंपैरेटिव एडवांटेज, अब अगर हम उसको यहाँ देख लेते हैं या स्टडी कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कंट्री जो है वो जो स्पेशलाइजेशन रखता है वो अपनी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना चाहिए उसे प्रोडक्शन के लिए, और उससे क्या करना चाहिए, उससे अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लोअर करते हुए उसको जो है दोनों मुल्कों के जो ट्रेडिंग पैटर्न हैं उनको बराबर करने का एक सबब बनना चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि कंपैरेटिव एडवांटेज कुछ इसी तरह से है कि जब आपका एक कंट्री
पूरी अपनी रिसोर्सेज के बाद भी उसे इस्तेमाल, उसकी मांग पूरी ना हो सके तो उसको किसी दूसरे की तरफ मूव करना चाहिए। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में इसीलिए इस तरह से डील करता है क्योंकि वो उसकी जो डिमांड है वो पूरी हो रही होती है और उसके रिसोर्सेज खत्म हो रही होती है। जब उसकी रिसोर्सेज खत्म हो रही होती है तो ऑलमोस्ट उसकी डिमांड बढ़ रही होती है। जब उसकी डिमांड बढ़ रही होती है तो वो जो डिमांड बढ़ रही होती है तो उससे क्या होता है, उससे उसकी ट्रेड करने में दोनों पार्टनर्स या दोनों पार्टीज को फायदा होता है। ये कंपेरेटिव एडवांटेज होती है। कंपेरेटिव एडवांटेज एक और मैंने वो कंसेप्ट रिकार्डो का अगर बताया था लास्ट स्लाइड के अंदर, इन्हीं हम पीछे सेशन में डिस्कस कर चुके हैं इसको। कंपेरेटिव एडवांटेज को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख भी सकते हैं कि कंपेरेटिव एडवांटेज को मैंने कैसे समझाया था। तो कंपेरेटिव एडवांटेज को भी पीपीएफ डोनेट करता है यहाँ पर। अब देखें जी, स्टूडेंट्स को ये सब बताने की वजह क्या है। स्टूडेंट्स को बेसिकली ये सब बताने की जरूरत इसीलिए है कि बीइंग इकोनॉमिस्ट अगर आप किसी किसी स्टेट होल्ड इदारे में बैठते हो या इंस्टीट्यूशन में बैठते हो तो आपको वहां पर ये चीज लाजमी पता होनी चाहिए कि इकोनॉमी को बेनिफिट्स क्या होंगे जब आप किसी बाहर की दुनिया से राब्ते में रहोगे। देखें, सिंपल सी बात है कि अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक शख्स जॉबलेस है, उसने जॉब नहीं की हुई, ठीक है, अब वो कोई जॉब नहीं कर सकता, कर नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन अगर वो जॉब नहीं कर रहा है तो उसके पास कोई स्पेंडिंग भी नहीं आ रही, कोई एक्सपेंडिचर भी नहीं आ रहा, ठीक है, वो बिल्कुल स्टक हुआ हुआ है एक तरह से। लेकिन अगर वो कहीं जॉब करने जाता है तो कंपैरेटिवली अगला बंदा जो है उसकी जॉब करने से या उसकी सर्विसेज से अर्न करके उसको एक अच्छा मुनाफा पे कर सकता है। तो यहाँ पीपीएफ भी इसीलिए शो कराता है आपको कि आपने क्या करना है, आपने दूसरे मुल्क से डिपेंडेंसी लेकर अपने मुल्क को रिसोर्सफुल बनाना है और अपने मुल्क के लिए काम करना, ताकि आपकी रिसोर्सेज ज़ाया ना हो और उस मुल्क की भी रिसोर्सेज ज़ाया ना हो। यानी एक तरह से कहना चाहिए कि पीपीएफ इस ब्रिज को शो कराता है, जो इकोनॉमिकल ट्रेड है उसके ब्रिज को किस तरह से डोनेट करता है, ये पीपीएफ का खासा होता है। पीपीएफ इसीलिए इसको बहुत ज्यादा एलिब्रेटेड फॉर्म में हम इसको डिस्कस करते हैं, बहुत ज्यादा इसका विजन, इतना विजन हम इसलिए इसको स्टडी करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ते हैं और इकोनॉमी हमारी बहुत ज्यादा ग्रूम कर जाती है, इसीलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह से कह लो या एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम की तरह से कह लो, ये हमारा किया जाता है। तो स्टूडेंट को इसलिए बताना ही बहुत जरूरी था।